क्रीमिया में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर किया है अटैक। क्रीमिया में पहली बार ड्रोन साइट पर हमला किया गया है। तो देखिए, ये एक बड़ा हमला है जो ड्रोन साइट पर किया गया है। पहली बार ड्रोन साइट पर हमला किया गया। तो क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक हुआ है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर यूक्रेन ने हमला किया है। शाहिद ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने यह हमला किया। दक्षिणी क्रीमिया के केप चौड़ा में हुआ है यह अटैक। शाहिद के अलावा कई दूसरे ड्रोन की लॉन्चिंग साइट थी। ये हमला क्यों किया गया, ये भी जानिए। शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में लगातार हमला हो रहा है। शाहिद ड्रोन के हमले से यूक्रेन में तबाही हुई है। ईरान की मदद से रूस ने बनाया है ये शाहिद ड्रोन। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए सर, ये जो पूरा मुद्दा है, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि मुझे इस तरफ रहना चाहिए। जी, भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन हम नेटो की मसल फ्लेक्सिंग देख रहे हैं। तो ये सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग है या वो किसी तरह का दबाव भी बना पा रहे हैं ट्रंप पर? और पुतिन पर तो खैर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ट्रंप पर दबाव बना पा रहे हैं। ये मसल फ्लेक्सिंग है। और अभी सर हमारी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि जो नेटो की कंट्री बयानवीर हैं, सूरवीर नहीं है। ये सब स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि इनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी को लेकर के, या वो माइट नहीं है यूक्रेन को लेकर के सपोर्ट को। तो मुझे लगता है कि ये पीस प्लान को लेकर के ट्रंप को और ये यूरोपियन कंट्री के बीच में जो इनकंसिस्टेंसी, जो डिलेमा है यूक्रेन को लेकर, ये बहुत खुलकर सामने आया है। देखिए, ये फ्रांस और यूके विशेषकर दो कंट्री ऐसी है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन किसी मोड़ पर आए, किसी कैसे आउटकम रिजल्ट पर आए। ये चाहते हैं कि एक ऐसा मोहरा बना रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का इतिहास रहा है रक्तपात का। मुझे लगता है कि ये वही है। और यूक्रेन जेलेंस्की को ये समझ में अभी तक नहीं आता है कि युद्ध एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सहारे नहीं जीते जाते हैं। यदि आपने युद्ध पे उतरा तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो आप एक अहम बात कर रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि ये बयानवीर हैं, शूरवीर नहीं है। आपसे ही बात करते हुए आप लोगों ने अगर ये बात की है, लेकिन खतरा तो है उनको। क्या वाकई जो उनका इस वक्त रिएक्शन है वो उस खतरे को देखते हुए है कि भाई ये यहाँ से निकलकर युद्ध में, यहाँ पोलैंड को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पोलैंड एक टारगेट हो सकता है, या ये कि ये अपनी वर्चस्व को बनाने के लिए ये जो भूमिका ले रहे हैं वो है? आप अगर भौगोलिक के लिए भी देखें जी, तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी अभी उस यूक्रेन से बहुत दूर है। उसके पास पोलैंड है, बेलारूस है। पर यूक्रेन जो युद्ध है वो एक यूक्रेन दूर है। उनको लगता है कि अगर यूक्रेन हारा तो हम चपेट में होंगे और ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और आपको मुझे लगता है कि हम को एक पैराडाइम ये बता दें कि हम जिस माहौल में लड़ रहे हैं उसमें एक तरफ रूस है, चाइना है, इंडिया है, और इनके जो लीडर हैं वो डिप्लोमेटिक लीडर हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये लीडर नहीं है, ये ट्रेड डीलर हैं। तो डीलरों का मुकाबला लीडरों से हो रहा है। तो ऐसे में ये और आप मानते हैं कि पुतिन एक लीडर है? पुतिन लीडर है, चाइना एक लीडर है, मोदी एक लीडर है। दूसरी तरफ ये ट्रंप टोटली अनप्रेडिक्टेबल डीलर है। इस पर प्रतिकृत से भी बात करते हैं। प्रतिकृत, अमेरिका के बारे में और ट्रंप का जो रुख है वो हम लगातार देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से समझौता हो, कोई पीस डील हो, और वो लगातार उसकी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठता है कि वो जेन्युइनली ये कोशिश कर रहे हैं या वो क्योंकि वो ये बार बार कहा जाता है कि वो रूस के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं, चीन से रूस को दूर करना चाहते हैं। ये जेन्युइन कोशिश है या ये वो भी दबाव में है यूरोप के किसी? देखिए, कहीं ना कहीं ये जितने सारे हथियार अभी यूक्रेन को दिया जा रहा है, जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर रहा है रशिया के अंदर, बिना अमेरिका की अनुमति से ये हथियार नेटो के कोई भी देश यूक्रेन को दे नहीं सकता। और अमेरिका का खास करके एक ड्युअलिटी ऑफ पॉलिसी होता है। एक तरफ वो बोलता है कि हम चाहते हैं कि एक ये जो लड़ाई है खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ यही उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सप्लाई करता रहता है। आज भी सबसे बड़ा जो अमेरिका जो यूक्रेन को हथियार दिया जा रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। और रूस ये समझता है और रूस ने हमेशा ये कहा कि जो नेटो है वो शीतकालीन युद्ध के टाइम बनाया गया था, कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, 30-35 साल हो गया, तो नेटो की क्या जरूरत है? नेटो का विस्तार चलता रहेगा तो ये होता रहेगा। सर एक क्विक रिएक्शन आपसे भी कि रूस अगर ये समझता है तो हम किसी भी तरह की कोई डील होते हुए नहीं देखेंगे, या समय के साथ जो अभी ब्रिकमैनशिप चल रही है उसके बाद कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अल्टीमेटली जो मेरा अपना विचार ये है कि युद्ध जो है कोई रास्ता नहीं है। एंड ऑफ द डे पीस डील ही इसका एक रास्ता है, वो होगी और वो होगी अल्टीमेटली। और अगर आप देखें, अमेरिका के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका रुख देखें, विटकॉफ जो है उन्होंने ब्रीफ किया पुतिन को कि हाउ टू डील विद ट्रम्प। सो इसका मतलब क्या है कि वहाँ अंदर खाने कुछ उनकी अपनी कहानी पक रही है। और जिस तरह से विटकॉफ अभी गए हैं मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से, और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या हो रहा, क्या रेड लाइंस यूक्रेन की है, यूरोपियन की है, यूएसए की है, और क्या रशिया की है, तो उसको हाउ डू वी ब्रिज इट। लेकिन इस बीच क्या बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, आइए उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर हमले के बाद गुस्से में है पुतिन, ये जानकारी मिल रही है। रूस ने हमले को आतंकी कार्रवाई कहा है। रूस का आरोप है कि ध्यान भटकाने की दरअसल ये बड़ी कोशिश है। रूस के टैंकर पर हमला है, इसकी वजह से गुस्से में पुतिन। दरअसल हुआ क्या है समझ लीजिए। ब्लैक सी में टैंकर पर हमले से पुतिन नाराज हैं। तुर्की के तट के पास यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया था। हमले को तुर्की की संप्रभुता का उल्लंघन बताया जा रहा है। रूस ने हमले को यूक्रेन की आतंकी कार्रवाई कहा है। रूस का आरोप है कि ध्यान भटकाने की दरअसल कोशिश की जा रही है। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। नोवोरोसिस्क जा रहे थे रूस के दोनों तेल टैंकर, जिसके दौरान यह हमला किया गया। लेकिन रुख करते हैं सीधे गौरव अग्रवाल का, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौरव, देखिए लगातार किस तरह से हमले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से पुतिन और रूस नाराज हैं। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए एक बड़ा संकेत नेटो देश तुर्की से आ रहा है। तुर्की ने जंग में उतरने के संकेत दिए। ये बड़ा संकेत है। ब्लैक सी अटैक पर तुर्की का अल्टीमेटम सामने आया है। एर्दोआन ने कहा है हमारी दहलीज तक जंग पहुंची है, हमारे क्षेत्र पर हमला अस्वीकार्य है, यह कहा एर्दोआन ने। तुर्की के पास 2 टैंकर्स पर हमला हुआ था। सवाल यह है कि तैयब एर्दोआन जो कह रहे हैं वो लड़ेंगे किसकी तरफ से? कौन उन पे, उनके शिप पे हमले कर रहा है? कौन उनकी इस जंग को उनके मुहाने तक लेकर आया है? लेकिन इस बीच जो इन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है? जंग तुर्की की दहलीज तक पहुंची। ब्लैक सी में समुद्री सुरक्षा खतरे में है। आर्थिक क्षेत्र पर हमला अस्वीकार है। मर्चेंट जहाजों पर हमला एक रेड लाइन है। तुर्की की चेतावनी अब बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब युद्ध में शामिल होने का पहला संकेत। हमले का कड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी। उकसावा बताकर युद्ध का विकल्प खुला छोड़ा। सैन्य शक्ति से जवाब दे सकता है तुर्की। अब इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ एक आप देख सकते हैं बड़ी लाइन है एक्सपर्ट्स की, और उनसे बात करते हैं। जनरल कुलकर्णी, आई विल कम टू यू फर्स्ट। मुझे ये बताइए, तैयब एर्दोआन जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या कुछ है इनके बयान का मतलब? गौरव, तुर्की नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की नाटो का सदस्य है तो वो यही कहना चाह रहा होगा कि हम नाटो के ऊपर अगर इतने नज़दीक हमला हो रहा है तो हमला किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। वो टैंकर्स किसके थे? रूस के टैंकर थे। तो मुझे लगता है तुर्की दोनों तरफ से बीच का रास्ता लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, रेड लाइंस जो हैं पुतिन की, वो शुरुआत से यही थी कि नेटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, बाल्टिक सी में उनका दबदबा रहेगा, और रूस का जो महत्व है उसमें कोई खामी नहीं आएगी। अगर ये 3 रेड लाइंस जो हैं, जो रूस को मान्य नहीं है, अगर इसके बीच में दखल अंदाजी होती है तो चाहे तुर्की हो। अभी जो हमला यूक्रेन कर रहा है, क्या यूक्रेन करने की काबिलियत रखता है? ये कहाँ से अब मिल रहे हैं हथियार उनको? सारे के सारे नेटो से ही आ रहे हैं ना। नेटो का सदस्य कौन है? अमेरिका। अमेरिका का कितना उसका लेकिन जनरल चतुर्वेदी, नेटो तो कभी अभी किसी भी नेटो कंट्री ने अभी तक खुलकर नहीं कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लीजिए। और आप आप ये उम्मीद करते हैं कि तुर्की जो बात कह रहा है, एर्दोआन जो बात कह रहे हैं, वो अपने फुट सोल्जर्स भेज देंगे यूक्रेन में? कोई सवाल नहीं है कि एर्दोगान कभी यूक्रेन के अगेंस्ट जाएंगे,
लेकिन कोर्शन है, क्योंकि उनके नेबरिंग पास बिल्कुल पड़ोस में इस तरह के हमले हुए हैं, और इसलिए कि हमारे आसपास सुरक्षित एरिया रहे, वो दिखा रहे हैं कि हमारा प्रभुत्व है, यहाँ मत आना। और ये इस तरह की वार्निंग, इस तरह की सावधानियां सारा हर राष्ट्र करता है। इसके बियॉन्ड नहीं होगा। फिजिकल में बार बार मैं कन्विंस्ड हूँ, ना नेटो का कोई भी देश अपनी सेना को वहां पे नहीं भेजेगा लड़ने के लिए, लेकिन एमुनिशन, हथियार और बाकी डिप्लोमेसी सब कुछ करने को तैयार है। मतलब ये नैरेटिव बिल्डिंग ज्यादा है, ऑप्टिक्स ज्यादा दिखता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं इस बारे में क्या होगा, लेकिन चलते हैं अब सुमारा के पास। सुमारा, ओ टू यू। जी हाँ गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं। फ्रांस से और फाइटर जेट खरीदेगा यूक्रेन। जेलेंस्की ने एरोस्पेस कंपनी डसॉ का दौरा किया है। डसॉ से और विमान खरीदने की ये कोशिश है जेलेंस्की की। डील को लेकर डसॉ के सीईओ के साथ भी मीटिंग हुई है। डिफेंस डील से रूस पर दबाव भी बढ़ेगा। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं तब जबकि दौरा किया इस कंपनी का, सीईओ के साथ मुलाकात हुई है जेलेंस्की की। और ये अगर डिफेंस डील होती है तो इससे रूस पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन की फ्रांस से एक बार फिर क्या डील हो पाएगी? दरअसल कोशिश ये है कि डील हो। फ्रांस से फाइटर जेट खरीदेंगे जेलेंस्की और हमारे साथ मेहमान लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से फ्रांस के साथ अहम डील करना चाहते हैं जेलेंस्की। फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस में उन्होंने दसॉ कंपनी का दौरा किया है। एविएशन कंपनी दसॉ का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। दसॉ के प्रेसिडेंट और सीईओ के साथ उनकी मीटिंग हुई है। डील जल्द पूरी हो सकती है। 100 राफेल की डील पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब ये अहम बैठक, और इस बैठक में फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने के लिए डील की जा रही है। एविएशन कंपनी दसॉ का दौरा किया है। दसॉ के प्रेसिडेंट और सीईओ के साथ मुलाकात हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो के बीच ड्रोन डील हो सकती है। नॉर्वे के साथ मिलकर ड्रोन बनाएगा यूक्रेन। रूस पर हमले में ये कारगर साबित होगी। बहुत अहमियत रखती है ये डील भी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री डेनिस शिमगन ने ये डील का ऐलान किया है। यूक्रेन ने ड्रोन डील को अपनी जीत बताया है। यूक्रेन लगातार अपने द्वारा बनाए जा रहे ड्रोन को दुनिया में मार्केट कर रहा है। ये कह रहा है कि उससे ड्रोन लिए जाएं और उसे हथियार दिए जाएं। अब नॉर्वे के साथ मिलकर उसे ड्रोन बनाने हैं। लेकिन फ्रांस से सब फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है तो अपने आप को और मजबूत करने की बात हो रही है। अगर फाइटर जेट देता है तो जाहिर सी बात है रूस बार बार ही कहता है कि इस तरह के अगर आप डील करेंगे तो ये हमारी रेड लाइन है। क्या रूस के लिए एक बड़ी रेड लाइन होगी अगर फ्रांस के साथ ये डील हो जाती है? देखिए, ये पुतिन समझते हैं कि यदि यूक्रेन पिछले 3.5 साल से लड़ रहा है तो इन्हीं फ्रांस, जर्मनी और यूके, स्पेशली मैं फ्रांस जर्मनी की बात करूं क्योंकि ये अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन सिस्टम दिए रहा है। पोलैंड की बात करें तो वो एक सप्लाई चेन सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता रहा। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आज यदि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ यदि माइट अपना वो दिखा पा रहे हैं जेलेंस्की, तो बिकॉज ऑफ द फ्रांस एंड जर्मनी, क्योंकि यहाँ से कोई रिलेक्टेंस नहीं सपोर्ट का। बट यदि हम देखें कि इस बीच जो एक द्वंद्व दिख रहा है हमें, ट्रंप वर्सेस फ्रांस, ट्रंप वर्सेस जर्मनी, ट्रंप वर्सेस यूके, और जिसे अभी आपने बताया था कि ये कोलिशन ऑफ बिलियनियर्स जो इनका है, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बढ़त जेलेंस्की ले चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को पर जब ड्रोन अटैक होते हैं, जब ब्लैक सी पर अभी हमने देखा कि ऑयल टैंकर्स को जो पर डिस्ट्रॉय किया गया, तो एक तरह से ये दबाव जो है इस कारगर साबित हो रही है यूक्रेन की तरफ से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर पुतिन को सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति को लेकर के कि आप क्या कर, आपके पास रास्ता क्या है। लेकिन क्या पुतिन पर दबाव बना पा रहे हैं? ये जो कह रहे हैं हमारे साथ मेहमान, वो कह रहे हैं कि दबाव बना पा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, अभी तक तो पुतिन किसी भी सूरत में झुकने को राजी नहीं हुए हैं। वो इस दबाव को दबाव मान कहां रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो कोलिशन ऑफ विलिंग जिसके बारे में बात हो रही है, बेसिकली ये EU कंट्रीज हैं या नाटो के कुछ मेंबर्स हैं, क्योंकि नाटो फुल्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। और ये जो दबाव की बात है, पुतिन इज प्लेइंग विद मेरे विचार से उनका, क्योंकि उनके अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को जो लगता है कि ये विंटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और उन्होंने उसके ये 4-5 महीने की उनकी तैयारी है फरवरी मार्च तक की, क्योंकि पुतिन को लग रहा है कि अगर ये विंटर लड़ाई चलती रही तो जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें उनको अचीव कर लेंगे, क्योंकि यूक्रेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
भी पावर हो, Infrastructure इलेक्ट्रिसिटी, हो या बाकी एनर्जी तमाम हो, चीजें, जी। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वहाँ इतने ब्लैकआउट हो रहे हैं, तो वो विंटर वो सफ़र इतना ज़्यादा होगी उनकी सफरिंग कि पॉपुलेशन अगेंस्ट हो जाएगी उनकी। दूसरे, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि यूक्रेन स्मॉल कंट्री, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ जो डिफेंस फोर्सेज इस वक्त है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी लॉन्ग। ठीक है, लेकिन सब फिर एक और सवाल ये भी उठता है कि रूस अभी तक उस तरह का दबाव नहीं बना पाया है। ये भी हकीकत है कि यूक्रेन के भीतर यूक्रेन की जो जनता है वो युद्ध के समर्थन में, हो सकता है ज़ेलेंस्की का विरोध करे, हो सकता है सरकार का विरोध करे, लेकिन युद्ध में वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि ये युद्ध जारी रहना चाहिए। गौरव, बिल्कुल, तो कोलिशन ऑफ विलिंग यहां पर यूक्रेन की रक्षा के लिए आया है या कोलिशन ऑफ विलिंग अपने हथियार बेचने के लिए आया है? और क्या यूक्रेन के पास इतने पैसे हैं कि वो राफेल खरीद सके? मनीष, ये क्या हो रहा है? यूरोप यहां पर एक तो युद्ध का डर दिखा रहा है कि नहीं, अगर यूक्रेन के में हमने समझौता कर लिया तो अगला टारगेट यूरोप है, और यही यूरोप यूक्रेन के साथ डिफेंस डील भी कर रहा है। ये राफेल का समझौता क्या परवान चढ़ रहा है? देखिए, जहां तक राफेल का सवाल है तो वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि आग लगने के बाद आप कुआं खोदने जाएंगे तो समझिए कि फिर आग बुझाने में आपकी क्या हालत होगी। तो वही तो अभी हालत है, क्योंकि ये राफेल तुरंत उनको मिलने वाले हैं नहीं, उनको अभी इसकी जरूरत है। लेकिन आप देखें तो ये पूरा युद्ध ही रक्षा खरीद के खेल का ही है, जिस तरीके से इसमें ये एक धंधे की तरह से चल रहा है। अब आप देखिए कि यूक्रेन ने, यूरोप ने रूस से लड़ने के लिए कुल मिलाकर 900 अरब डॉलर का एक सिक्योरिटी फंड इकट्ठा कर रखा है, और जिससे हथियार खरीदे जाएंगे। वो हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे या यूरोप की कंपनियों से खरीदे जाएंगे, लेकिन इन सब में बड़ा कमीशन मिलेगा। तो जाहिर है कि ये हथियारों का खेल है, हथियारों की खरीद बिक्री का खेल है। हाँ, दूसरी बात ये जरूर है कि यूक्रेन को हथियार चाहिए, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहे। उनके पास सैनिक है नहीं, हथियार है नहीं, एक के बाद एक टाउन वो खोते जा रहे हैं, पोक्रोवस्क जैसे अहम टाउन। तो ऐसे में अंबासडर त्रिपाठी, जो बात मनीष कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, जब अभी हथियार चाहिए, और हम जानते हैं कोई भी डिफेंस डील इतनी जल्दी होती नहीं है, सालों लग जाते हैं, राफेल उसको तब मिलेंगे तो लगता तब तक तो अगर आज के शर्तों पर समझौता हो गया तो यूक्रेन तो अपनी 20% जमीन खो चुका होगा। तो यहां पर नीड ऑफ आवर क्या है? यूक्रेन को यूरोप हथियार दे या इस युद्ध को एक सही समझौते के तहत रुकवाए? देखिए, यूरोपियन संघ हो या नाटो जो है, वो अगर यूक्रेन को समर्थन दे रहा, हथियार दे रहा है, जैसा कि मनीष ने कहा, तो एक तो चीज़ ये है कि उसमें कमीशन की बात है। दूसरी चीज़ ये, वो उस हथियारों का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अमेरिका से आ रहा है, तो अमेरिकी वॉर इंडस्ट्री पल्लवित हो रही है, फल फूल रही है। यूक्रेन के पास अपने तो संसाधन है नहीं जिससे हथियार खरीद सके। उसके उलट रशिया अभी तक अपने संसाधनों से ही लड़ रहा है। ईरान से उन्हें शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री भी बना रखी ईरान से आयातित करके, तो उनके पास अपने ही संसाधन है। और रशिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी, जब तक ये समझौता हो तब तक ऐसे निगोशिएटिंग टेबल पे जाने से पहले वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाए। रही बात जहाँ तक देखिए नाटो की मदद करने की, तो सीधी बात है, आपको मैं ध्यान दिला दूं, फरवरी में शायद नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने एक बड़ा ही क्रिप्टिक वो किया था। उन्होंने कहा था नाटो देशों से कि आप अपना डिफेंस बजट 5% कीजिए कुछ महीनों के भीतर, ये अथवा रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहिए। लेकिन 5% वहां पर अभी सिर्फ नहीं, तो 5% कंट्री जो है जिनका डिफेंस 5% डिफेंस बजट यूरोप के लिए कहा था अंबासडर गुप्ता। यहां तो यूरोप यूक्रेन के साथ डिफेंस डील कर रहा है, दोनों में अंतर है। अगर वो अपना बजट 5% बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है नेटो की ताकत बढ़ेगी। क्या आपको इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या लग रहा है मकसद यहां पर, ये डिफेंस डील जो है यूरोप से यूक्रेन की? नहीं, यूरोप से नहीं, अंबासडर गुप्ता, योगेश गुप्ता जी। देखिए, यूरोप और यूक्रेन के बीच में जो डिफेंस डील की बात आप कर रहे हैं, हाँ, उसमें उनकी कोशिश यही है कि भाई अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम की जाए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर रिलायबिलिटी जो है ट्रम्प के बाद जो है वो बहुत कम हो गई है। तो वो चाहते हैं कि यूरोप में जो है वो अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए, और जिन मुल्कों में जैसे फ्रांस वगैरह में जो इस तरह के हथियार बना रहे हैं वहाँ से ज़्यादा मात्रा में खरीदे जाए, जिससे कि अमेरिका के ऊपर उनकी निर्भरता कम हो। तो एक ये बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि भाई पैसा अधिकतर अब यूरोप का जा रहा है लड़ाई में,
तो वो चाहते हैं कि भाई ये पैसा जो है बजाय कि अमेरिका में स्पेंड हो, वो यूरोप में ही स्पेंड होना चाहिए, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जो है इसका फ़ायदा मिले। क्या यही कारण है कि यूरोप नहीं चाह रहा कि युद्ध रुके, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बहुत जूस है उनके लिए इस वॉर में, डिफेंस डील के लिए? चलिए इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन के बॉर्डर के साथ साथ एक नया सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा रूस द्वारा। रूस की ये नई रणनीति है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेनी बॉर्डर पर नई रणनीति बनाई जा रही है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी जोन बना रहा है रूस। बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश भी है। रूस ने बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। तो रूस का सिक्योरिटी जोन, अब फाइनल अटैक। यूक्रेन बॉर्डर पर सिक्योरिटी जोन बना रहा है रूस। यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए फैसला किया गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर पैदल सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। बैटल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की संख्या बढ़ा दी गई है। सूमी, खार्किव, चेरनीहिव पर कब्जे की तैयारी में रूस है। तो ये जो सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि हमारे साथ दो बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस बात को समझते हैं। मैं आपके पास आऊंगा जनरल कुलकर्णी, मुझे ये बताइए, क्या ये सिक्योरिटी जोन इस पीस डील से भी कोई डॉट इसका कनेक्ट होता है? देखिए गौरव, शुरुआत में अगर हम देखें 22 में किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी, एक तो कीव, दूसरा खार्किव, तीसरा नीचे ओडेसा, और बाद में ये आए डोनबास रीजन में। और धीरे धीरे करके ये कीव से भी पीछे हटे। खार्किव में भी रूस ने मार खाई और ओडेसा में थोड़ा बहुत जमाया। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डोनबास रीजन, और डोनबास रीजन के ऊपर अगर हम देखते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से खाई बना रखी है रूस ने, और लगातार यूक्रेन जो है वहां पे पीछे हट रहा है। चाहे कितना भी हो जाए, यूक्रेन कहीं पर भी डोनबास रीजन में आगे नहीं जा पा रहा। खार्किव में जरूर उसको थोड़ी बहुत सफलता मिली, वहां पर भी रूस के साथ उसकी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो ये जो सिक्योरिटी जोन जिस प्रकार से रूस बना रहा है, ये साफ दर्शाता है कि रूस उस इलाके को नहीं छोड़ेगा जो रूस ने कब्जा कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और दिखाने के लिए, और यही कारण है कि जो कंप्लीट फाइटिंग अलोंग द ट्रेंच फाइटिंग जो चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, ये बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है यूक्रेन को दिखाने की जगह कि अब इससे ज्यादा हद पार नहीं हो सकती। बिल्कुल, और अब देखना यह है कि क्या इस सिक्योरिटी जोन को भी कुछ लेवरेज करते हैं पुतिन। सीधे चलते हैं सुमेरा के पास। जी हाँ, सिक्योरिटी जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं पुतिन, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी जोन और मजबूती देगा? क्योंकि लगातार हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि सिक्योरिटी जोन बनाने की बात की जा रही है कि रूस सिक्योरिटी जोन बनाएगा, लेकिन रूस लगातार और ज्यादा कब्जा भी कर रहा है। पथिकृत, रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और हर दिन वो नए इलाके को कब्जा कर रहा है। यानी रूस जो नीयत लेकर आगे बढ़ा था, जो उसकी रणनीति थी, उस रणनीति में क्या कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये चैलेंजिंग है क्योंकि रूस एक्चुअली 32 नेटो देश के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो यूक्रेन के पास भी हथियार है। तो मुझे लगता है अभी जो सिक्योरिटी जोन बनाने की बात है कि अभी जो यूक्रेन के पास हथियार दिया गया है वो डीप पेनिट्रेशन है, वो मतलब रशिया की गहराई में जाके वो अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सिक्योरिटी जोन में एयर डिफेंस सिस्टम और भी बेहतर किया जाएगा, ताकि इस तरह की जो अटैक आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज सुबह हुआ, ताकि वो ना हो। लेकिन एक मुझे चीज़ कहना है कि आज नहीं तो कल एक ऐसा टाइम आएगा कि जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिनकी हथियार के बलबूते ये लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, कभी ना कभी रशिया कुछ तो करेगा कि ताकि उन देशों को भी ये अंदाजा हो कि जंग होता कैसा है और जंग का मतलब नतीजा क्या होता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने सारे नेटो के देश है जो हथियार दे रहा है, उनके खुद के जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है, अपने रिजर्व कम हो गया है। बहुत सारे देशों के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो खुद मानते हैं। तो ये जंग यहीं पे खत्म हो जाएगा या यहीं पे स्टेटस क्वो होगा, बोलना बहुत मुश्किल। आपके मुताबिक रूस आगे बढ़ सकता है? आपके मुताबिक बढ़ेगा ही कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। हालांकि रूस इससे इनकार करता रहा है, लेकिन क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है रूस साफ तौर पर इससे इनकार करता है कि मेरी कोई नियत नहीं है कि मैं इससे आगे बढ़ूं, यूक्रेन से आगे? से पुतिन की कोई मंशा ही नहीं रही कि यूक्रेन पर कब्जा करना है। हाँ। उनको यूक्रेन के बहाने पहले तो यूक्रेन को सबक सिखाना था और पूरे यूरोप को सबक सिखाना था। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पुतिन का पूरा हो चुका है। और इस पूरे में जब मैं आपसे पिछली बार जिक्र कर रहा था कि ये डीलर वर्सेस लीडर की जंग है, तो उसमें एक बात आप और जोड़ना है मुझे कि ये
यूक्रेन और यूक्रेन के जेलेंस्की इसमें ताश के पत्ते के जोकर हैं और शिखंडी बन गए हैं, जिनके पीछे छिपकर यूरोपीय देश रूस पर वार करना चाहते हैं, उसको कमजोर कर देना चाहते हैं। इसी का एक और पहलू है कि अमेरिका को लेकर क्या है पुतिन की रणनीति, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। युद्ध को लेकर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। यूक्रेन पर पहले से ज्यादा हमले हो रहे हैं। नवंबर में 90% ज्यादा जमीन पर कब्जा भी किया है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में ज्यादा कब्जा किया गया है, तो अपनी रणनीति को बदला है, तेजी से इलाके को भी कब्जा रहा है, यानी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। नवंबर से 90% ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया है। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन फतह की ओर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में जिस तेजी से उन्होंने हमले किए उससे ऐसा लगता है। नवंबर में कब्जा 505 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है, अक्टूबर के मुकाबले 90% ज्यादा है ये कब्जा। पोक्रोस्क पर कब्जा कर लिया है 35 वर्ग किलोमीटर पर, मिर्नोग्राद पर कब्जा किया है 21.5 वर्ग किलोमीटर पर, इसके अलावा होलियाईपोले पर कंट्रोल कर लिया है 40% हिस्से पर। तो बहुत ज़्यादा कब्जा वो अपना आगे बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर इसे कैसे आप देखते हैं कि जब यूक्रेन पर कब्जा किया उसके बाद अब हम अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में देख रहे हैं कि तेज़ी से वो ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो क्या ये रणनीति में बदलाव है और ये क्या दर्शाता है? ये क्लियरली दिखाता है रणनीति में बिल्कुल बदलाव किया है, उन्होंने मोर एग्रेसिव हो गए हैं। दूसरा इनका उद्देश्य, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका है कि ये 3-4 महीने लड़ाई उनके हिसाब से और चलेगी, और उसमें जब वो पीस टर्म के लिए बात करेंगे तो वो जब ना उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इलाके पे कब्जा होगा और उसको वो छोड़ने वाले नहीं है। और अब जैसे हम सिक्योरिटी जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा उनका कि वो रूस जो है ये दिखाएगा कि भाई ये सिक्योरिटी जोन हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप ने हथियार दिए हैं जो कि रूस में अंदर तक हमला कर सकते हैं। और सिक्योरिटी जोन बनाना और सिक्योरिटी रूस की पहली प्राथमिकता अपने लिए सुनिश्चित करना उसका पहला एजेंडा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसने उसका कहना है कि उसने यूक्रेन पर अटैक किया ना, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए, मेरे दरवाजे तक आ गए। दूसरा उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं डीप पेनिट्रेशन उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं और उसका वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो अब रणनीति को बदला है पुतिन ने, तेजी से इलाके को भी कब्जा रहे हैं और ज्यादा हमले भी कर रहे हैं। यानी क्या अगले 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं इस युद्ध के लिए, और क्या पुतिन इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं? गौरव। बिल्कुल, तो यूक्रेन युद्ध अब विनाशक मोड़ ले चुका है, दोनों तरफ से विनाशक हमले किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। पोक्रोवस्क में 220 mm गन से महाविनाश किया गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर भीषण हमले किए गए। यूक्रेनी आर्मी को बड़े नुकसान की खबर है, तो यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर भीषण अटैक रूस की तरफ से। तो यूक्रेन के पोक्रोस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया है। पोक्रोस्क में भीषण जंग हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच। यूक्रेनी पोस्ट पर मल्टीपल अटैक किए गए हैं। ये एक वो इलाका है जहां पर जो युद्ध है इस वक्त वो आमने सामने का युद्ध जारी है। किस तरह से मल्टीपल अटैक पोक्रोस्क में किए गए उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और देखिए, डोनेट्स्क के आगे नीप्रो, नीप्रो के आगे नीपर, नीपर में रूस का घातक अटैक। रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। नीपर में यूक्रेनी वेपन स्टोर तबाह कर दिया रूस ने। यूक्रेन में लगातार डोनेट्स्क से आगे भी रूस अपनी पोजीशन फॉरवर्ड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसी में नीपर में एक अटैक किया है। यूक्रेनी वेपन स्टोर को तबाह किया है रूस ने। इस बीच यूक्रेन और नेटो के बीच ड्रोन डील होने की बात की जा रही है। नॉर्वे के साथ मिलकर ड्रोन बनाएगा यूक्रेन। यूक्रेन लगातार अपने द्वारा बनाए जा रहे ड्रोन को लेकर ये कह रहा है कि उसे इस ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब नॉर्वे के साथ मिलकर ड्रोन बना सकता है, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन ये ड्रोन बनाएगा। रूस पर हमले में बहुत कारगर साबित होगी ये डील नॉर्वे और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के रक्षा मंत्री डेनिस शिमगन ने डील का ऐलान किया है। तो चलिए, यूक्रेन ड्रोन डील कर रहा है। यूक्रेन अब यहां पर ड्रोन बनाएगा, लेकिन नॉर्वे के साथ जो ये डील हो रही, जनरल कुलकर्णी, क्या हेल्प करेगी इस वॉर में यूक्रेन को? जनरल चतुर्वेदी। ये सब बड़ा ड्रोन की जो टेक्निक है इज अ वेरी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। द हाई एंड इज टर्मिनल गाइडेंस है, नेविगेशन है, उसमें वेपन सिस्टम क्या लगाते हैं, वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ड्रोन आज एक आईआईटी का छात्र बना सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
लेकिन ये अब आज चाहे यूक्रेन कुछ भी कहें, क्योंकि आज तक जो भी वेपन सिस्टम है, एमिनिशन है, कुछ भी यूक्रेन अपने में नहीं बनाता था, खार्किव में बना था जो अंडर थ्रेट है। तो नहीं सर, आपने सेना को कमांड किया है, आप जानते हैं सेना कैसे काम करती है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर आपके पास पैदल सैनिक नहीं है, अगर आपके पास एक बड़ी संख्या सैनिकों की नहीं है, तो इन ड्रोन्स के जरिए, एरियल वेपन्स के जरिए इस वॉर में जहां पर आप दोनों का बॉर्डर लगता हो और एक देश आपके अंदर आके बैठ गया, आपके देश के अंदर दुश्मन, क्या आप वॉर पे कोई इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह के ड्रोन्स डील? कोई खास नहीं। ड्रोन के साथ आप में और भी पोटेंसी होनी चाहिए। पैदल सेना एब्सोल्यूट मस्ट है। अगर आपको कोई एरिया में कैप्चर करना है, उसके लिए पैदल सेना की बहुत जरूरत है, टैंकों की जरूरत है। ये सब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन दैट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। अकेले ड्रोन से आप सर्वेलेंस ले सकते हैं, स्पोरेडिक अटैक, कोई पिन पॉइंट टारगेट पे वहां पे आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी लीडर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन अगर आप टेरेन को कहीं कैप्चर करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल बाई ड्रोन्स। ठीक है। और ये सब चीजें देखते हुए अगर आप देखिए आज की लड़ाई जो मैं समझता हूँ, यूक्रेन ऑलरेडी लॉस्ट कर चुका है। अब ये केवल वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सब जो आज बातचीत हो रही है, आपने एक लाइन में कह दिया कि यूक्रेन ऑलरेडी हार चुका है। अब ये कितनी हार की इंटेंसिटी कितनी कम करेगा, सारी कवायद इसी की है। सीधे चलते हैं सुमारा के पास। ओवर टू यू सुमारा। जी हाँ, लेकिन इस बीच गौरव ये बता देते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। यूक्रेन में रूसी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया है। ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया और रूस की इस सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के हमले में तबाह हो गई है रूसी पोस्ट। यूक्रेन ने रूसी बंकर पर भी बमबारी कर उसे उड़ा दिया है। हमले में कई रूसी जवान घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने रूसी ड्रोन हमले को नाकाम भी किया है। तो यूक्रेन ने रूसी हमले को नाकाम किया। ड्रोन अटैक था ये। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेनी फायरिंग में ये रूसी ड्रोन तबाह हो गया। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। ये युद्ध डोनेस्क में हो रहा है। रूस और यूक्रेनी सेना में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। डोनेस्क में गोलियों की आवाज से गूंज उठा पूरा इलाका। डोनेस्क की तस्वीरें हैं जहां पर रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। तो एक वॉर फ्रंट है जो 3 साल से खुला हुआ है, लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है दुनिया में, और वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला में सेना को खुली छूट दे दी है। वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी है ट्रंप ने। कैरेबियन सी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो क्या ट्रंप वेनेजुएला पर फुल फ्लेजेड एक वॉर छेड़ने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं? तो वेनेजुएला पर क्या करेंगे ट्रंप? वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। बोट पर हमले के बाद वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बिल्कुल चरम पर है। वेनेजुएला में किसी भी वक्त एक बड़ा हमला मुमकिन है जो ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य ऑपरेशन की हरी झंडी दी है। कैरेबियन सी में अमेरिका ने मरीन कमांडर की संख्या बढ़ा दी है। कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, यानी कोवर्ट ऑपरेशन से यह सैन्य अभियान शुरू होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है। बड़ी बात की क्या है, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ नहीं देंगे रूस, चीन और ईरान। तो ये तो एक ब्लॉक है, हम सब जानते हैं इसको, लेकिन क्या वेनेजुएला इनके दम पर ये लड़ाई सरवाइव कर पाएगा? सुमेरा, पूछिए जरा अपने एक्सपर्ट से। जी हाँ गौरव, इसी बारे में बात करते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, हम एक युद्ध का मैदान, बल्कि एक नहीं कई और युद्ध के मैदान हैं इस वक्त जो एक्टिव हैं, लेकिन वेनेजुएला में जो तनाव है वो इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हालात किस तरह के होते हुए हम देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि इस हफ्ते किसी भी दिन ये जंग शुरू हो सकती है। शुक्रवार तक का समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने दिया था कि आप अपने परिवार के साथ वेनेजुएला छोड़कर चले जाएं, लेकिन राष्ट्रपति मादुरो इस बात को नहीं माने और उसके बाद से ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का और अमेरिका के कई पूर्व जनरल्स का भी ये मानना है कि इस हफ्ते किसी भी दिन अमेरिका ये जंग शुरू कर देगा। अब देखिए, वेनेजुएला के पास ताकत है,
अमेरिका से लड़ने की, तो हरगिज नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कैसे 3.5 साल से अभी तक चल रहा है, या फिर वियतनाम अमेरिका की बात हो, मनीष, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ये लगातार कहते हैं कि वो युद्ध करने वाले नहीं हैं, वो शांति को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं और वो उस तरह के लीडर हैं। वो ये युद्ध शुरू, लेकिन क्या वाकई करने वाले हैं? देखिए, ये युद्ध तो शुरू हो रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। पूरी घेराबंदी हो चुकी है, एयर स्पेस का वायलेशन हो चुका है, बस वो कहते हैं ना, शंखनाद होना बाकी है, बस उसका मुहूर्त केवल ट्रंप को डिसाइड करना है। और ये भी देखिए, जब जब एप्स्टीन की फाइल्स निकलती है, ट्रंप जो है सो कुछ नया हंगामा करते हैं। तो इससे पहले कि नया एप्स्टीन की कोई इंफॉर्मेशन निकले, वेनेजुएला के खिलाफ ये जंग शुरू हो जाए। लेकिन मनीष, हम दोस्ती जिंदाबाद की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत और रूस की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच जनरल कुलकर्णी, अचानक से ट्रंप ने वेनेजुएला से इतनी दुश्मनी जो ठान ली है, इसके पीछे ड्रग कार्टेल ही रीजन है या कुछ और लगता है कि इराक लीबिया का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो भी वेनेजुएला में वही होने वाला है? गौरव, बहुत एक विडंबना है। हाँ। मुझे लगता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। Exactly. सवाल यह है 303 बिलियन जो बैरल्स ऑफ तेल जो वेनेजुएला में है उसके ऊपर नजर है। ड्रग कार्टल्स तो एक बहाना है। क्या ये ड्रग कार्टल्स पहले नहीं थे? यूगो के वक्त भी थे। और अभी मेदुरो ने जब 1996 के बाद कमान संभाली है, उसके बाद से चल रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये चीन से आ रहे हैं। कहाँ असेंबल होते हैं? मैक्सिको में ये ड्रग्स असेंबल होते हैं और बेचने वाले ये सब है, जिसमें शामिल कोलंबिया है, वेनेजुएला है। तो मुझे नहीं लगता है वेनेजुएला जैसे देश के ऊपर अमेरिका इस तरह के हमले करेगा। ये नामुमकिन लगता है। आपको लगता है हमला नहीं करेगा अमेरिका? घेराबंदी करेगा, हमला नहीं करेगा, क्योंकि रूस के वहां पे ऑलरेडी एयर डिफेंस के हथियार पहुंच चुके हैं। चीन के हवाई जहाज पहुंच चुके हैं। कौन लड़ेगा इस तरह? मुझे नहीं लगता है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। तो यहां पर बटी हुई है राय। एक सेक्शन मानता है कि नहीं, हमला होने जा रहा है किसी भी वक्त, क्योंकि अमेरिका जब भी किसी देश का एयर स्पेस बंद करता है तो वो अटैक जरूर करता है उस पर। अभी तक का तो इतिहास ये है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, अभी लगता नहीं है कि हमला होने वाला है।